गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग विश्व इतिहास की क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा था इटली में फासिस्टवाद, उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है तो हम इसको एक छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने का समय मिले और आराम से समझ में आ सके। हम लोगों ने इसमें पहले पढ़ा कि किस प्रकार इटली में गणतंत्रवादी सरकार की असफलताओं के बाद फासिस्टवादी शासन की स्थापना हुई। मुसोलिनी ने इनका नेतृत्व संभाला। किस तरह से मुसोलिनी का इटली में उदय हुआ और उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, रोम पर अधिकार किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुसोलिनी ने अपने अधिनायक तंत्र की स्थापना करके अपनी शक्तियों को बढ़ाया और धीरे धीरे गणतंत्रवादी शासन को पूर्णतया समाप्त करके अपनी शासन सत्ता को और अपने फासिस्टवादी शासन को किस प्रकार मजबूती प्रदान की, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि मुसोलिनी गणतंत्रवादी शासन का विरोधी था। उसका मानना था कि राज्य सर्वोच्च है, सभी वस्तुएं राज्य में है, राज्य से बाहर किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। वो राज्य के समक्ष व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, व्यक्ति को नगण्य मानता था। इन सभी विचारधाराओं को अपने दिमाग में रखते हुए उसने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 3 अंगों की व्यवस्था करी, जिसमें मुख्य थे मिनिस्ट्री। इसका संगठन मंत्रिमंडल की तरह या कैबिनेट की तरह किया गया था और इसमें मुसोलिनी के समर्थकों को शामिल किया गया। दूसरा संगठन था ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी। यह फासिस्ट दल की ही समिति थी। मुसोलिनी इसका नेता था और दल के जो मुख्य व्यक्ति थे 25 व्यक्ति, वो इस दल के सदस्य थे। तीसरा था संगठन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 सदनी व्यवस्था की गई। पहला सदन सीनेट था, जिसके सदस्यों की नियुक्ति मुसोलिनी के द्वारा की जानी थी और सबसे मुख्य बात, इनकी सदस्यता आजीवन थी। दूसरा सदन था चैम्बर ऑफ डेपुटीज़। इसके सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल तथा ग्रांड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के द्वारा होती थी। इस तरह से उसने इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था रखी। फासिस्टवादी दलों को तीनों अंगों में प्रमुख स्थान दिए जाने से क्या हुआ बच्चों की शासन की जो संपूर्ण सत्ता थी वो मुसोलिनी के हाथ में आ गई और इटली की जो गणतंत्रवादी सरकार थी, जिन कार्यों को करने में वो सफल नहीं रही थी या उनको असफलता हाथ लगी थी, मुसोलिनी ने जनता के समक्ष पूरा आश्वासन प्रस्तुत किया कि जिन कामों को गणतंत्रवादी सरकार पूरा नहीं कर सकी है, मैं उसको पूरा करूँगा। तो इससे क्या हुआ कि जनता का समर्थन उनको मिला। मुसोलिनी ने जब प्रधानमंत्री का पद हासिल किया तो राज्य की समस्त शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित करने का प्रयास किया ताकि जो समस्त शक्तियाँ थी उसको प्राप्त हो सके। सबसे पहले उसने क्या किया कि संसद को अपनी शक्ति से डरा धमका के संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेने का प्रयास किया और इसी के तहत उसने शासन के जो समस्त विरोधी थे उसके फासिस्टवादी शासन के उनको हटाया और सबसे जो महत्वपूर्ण पद थे शासन के, उन पर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त किया। सबसे पहले उसने क्या किया, नवंबर 1923 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक नया निर्वाचन कानून उसने संसद से पास कराया, जिसमें व्यवस्था की गई कि सामान्य निर्वाचन में यदि जिस किसी दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हों उसे लोकसभा में 2/3 स्थान मिले और जो शेष 1/3 स्थान बचते हैं बाकी दलों में प्राप्त मतों के अनुपात में उसको विभाजित कर दिया जाए। अब यहाँ क्या कर रहा है, इसके माध्यम से कानून में परिवर्तन कर ही रहा है, साथ ही अपने दल की शक्ति को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब इस कानून के हिसाब से उसने अप्रैल 1924 में निर्वाचन करवाए, चुनाव करवाए। तब तक उसकी आश्वासनों की वजह से, उसके कार्यों की वजह से फासिस्टवादी दल की जो प्रसिद्धि थी वो इटली में काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसे निर्वाचन में लगभग 65% मत प्राप्त हुए और लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। विपक्ष के नेता मेटियोटी ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से जब मुसोलिनी ने समस्त सत्ता अपने हाथ में ले ली तो जो उसके विरोधी थे
गैर फासिस्ट दल के जो मंत्री थे उनको धीरे धीरे त्यागपत्र देना पड़ा और उनके स्थान पर मुसोलिनी ने क्या किया, जब खाली स्थान हुए तो उसने अपने मंत्रियों को नियुक्त कर दिया जो फासिस्टवादी शासन से संबंधित थे। प्रधानमंत्री के रूप में मुसोलिनी ने खुद को शासन के प्रति उत्तरदायी रखा, परंतु मंत्रिमंडल के सभी मंत्री उसके प्रति उत्तरदायी थे। इसके अलावा उसने क्या किया, जल थल वायु जो सेना थी उसका वह सर्वोच्च सेनाध्यक्ष था। उसने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन के सभी महत्वपूर्ण विभागों, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर पूर्णतः अपना नियंत्रण स्थापित किया। जो गैर सैनिक शासन था उस पर जो गैर फासिस्टवादी थे उनको हटाया और सभी कर्मचारियों को फासिस्टवादी सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बाध्य किया गया। नगर पालिकाओं में उसने क्या किया, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पोडेस्टा नामक अधिकारियों को स्थानीय शासन में हस्तक्षेप करने का कार्य सौंपा। रोम, नेपल्स, मिलान आदि जो बड़े शहर थे इटली के, उसमें बड़े शहरों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा गवर्नर, विशेष आयुक्त नियुक्त किए गए। न्यायालयों में जूरी जो प्रणाली थी वो समाप्त कर दी गई। राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष न्यायालय स्थापित कर दिए गए जिसमें फासिस्टवादी सैनिकों और असैनिक पदाधिकारियों को राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण का अधिकार सौंप दिया गया। इस तरह से बच्चों क्या देख रहे हैं आप लोग कि जब वो प्रधानमंत्री बन गया उसने अपनी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी उन पर हस्तक्षेप करके समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। अब धीरे धीरे वो प्रशासनिक, न्यायिक सभी क्षेत्रों में, सैनिक सभी क्षेत्रों में फासिस्टवादी सरकार की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 1926 तक उसकी इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि विरोधी दलों का लगभग अंत हो गया इटली में। अब राज्य में फासिस्टवादी दल को एकमात्र वैधानिक दल मान लिया गया। समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। राज्य में फासिस्टवादी शासन वाले गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई जिससे क्या कहा गया, ओवरा। ध्यान रखिएगा, ओवरा कैसे कहा गया, गुप्त पुलिस को। इसके अलावा समाचार पत्रों, अध्यापन, पाठ्य पुस्तकों, रेडियो, यहाँ तक कि जो डाकतार प्रणाली थी उसका भी सेंसर किया गया। शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि फासिस्टवादी शासन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से उसने सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके फासिस्टवादी शासन की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। 1928 में उसने वापस से चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कार्य किया और एक निर्वाचन से संबंधित एक नया कानून बनाया गया। अब क्या किया उसने कि चैम्बर ऑफ डेपुटीज़ के सदस्यों का चुनाव फासिस्टवादी महापरिषद द्वारा प्रस्तुत जो 400 नाम थे उनकी सूची के आधार पर होना था। मतदाताओं को केवल यह अवसर दिया जाता था कि वे इस संपूर्ण सूची के पक्ष या विपक्ष में वोट दें। इस तरह से मुसोलिनी ने यह कार्य करके जो लोकतंत्रात्मक शासन थोड़ा सा बचा था उस पर अंतिम रूप से प्रहार कर दिया। अब लोकतंत्र का, गणतंत्र का स्थान फासिस्टवादी शासन ने ले लिया। मुसोलिनी इटली का तानाशाह शासक बनना चाहता था। इस तरह से हम देखते हैं कि इटली में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो वैधानिक, नाम मात्र के लिए वैधानिक शासन था। यहाँ पर यदि हम यहाँ की व्यवस्था देखें, सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन नियम पूर्वक होते थे, लेकिन फासिस्टवादी जो शक्ति थी, वास्तविक शक्ति थी शासन की, वो फासिस्टवादी दल के हाथ में ही थी। वास्तविक रूप में इटली के जो शासन का संचालन था वो सीनेट या किसी अन्य संस्था में न होकर असल में फासिस्टवादी पार्टी के हाथ में ही निहित था। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इटली में फासिस्टवादी शासन की स्थापना धीरे धीरे दृढ़ होती जा रही है। अब आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन में कि जो फासिस्टवादी सिद्धांत था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो आप उसमें कॉमा लगा के लिखते जाइए कि सबसे पहले तो जो फासिस्टवादी शासन था वो सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थन करता है, व्यक्तिवाद के विरुद्ध है, ये व्यक्ति के आगे राज्य को सर्वोपरि मानता है,
और व्यक्ति की भूमिका को नगण्य समझता है। लोकतंत्र के पूर्णतया विरोधी है। साम्यवाद के विरुद्ध है। ये शांति के विरुद्ध है। यह बिना लड़ाई के कोई जाति, किसी समाज या देश का उत्कर्ष संभव नहीं मानता। स्वतंत्र व्यापार वाणिज्य का विरोधी था। बुद्धिवाद का विरोधी था। इसका मानना था कि जो फासिस्टवादी शासन के सिद्धांत के अनुसार सत्यापित किया जाता है वो ही श्रेष्ठ है। इस तरह से इसने जो तर्कपूर्ण प्रणालियाँ थीं उनका पूर्णतः विरोध किया और सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके अपने शासन की मजबूती का प्रयास किया। अब इसने कुछ परिवर्तन करते हुए आर्थिक क्षेत्रों में कुछ व्यवस्थाएं करी। जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट व्यवस्था क्या थी। इसमें हम पढ़ते हैं 1926 में मुसोलिनी ने क्या किया कि जो सिंडिकेट व्यवस्था थी, सिंडिकेट किसको कहा जाता था? श्रमिक संगठन को, उसको सिंडिकेट कहा जाता था इटली में। 1926 में मुसोलिनी ने सिंडिकेट जो व्यवस्था थी उसको राष्ट्रव्यापी रूप प्रदान किया। आर्थिक क्षेत्र में जो 6 प्रमुख उद्योग थे, व्यवसायों, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र, समुद्री और वायु परिवहन तथा स्थल परिवहन में मजदूरों और जो मालिक थे उनके अलग अलग राष्ट्रव्यापी सिंडिकेट संघ बनाए। इस तरह से उसने 13 राष्ट्रीय सिंडिकेट स्थापित किए इटली में। प्रत्येक सिंडिकेट संघ के अंतर्गत प्रांतीय और स्थानीय इकाइयाँ थीं जिनका जो संचालन था वो निर्वाचित अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रशासन द्वारा उसी सिंडिकेट को मान्यता प्रदान की जाती थी जिसमें कम से कम 10% मजदूर उस उद्योग की सिंडिकेट के सदस्य हों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि उद्योगपतियों और श्रमिकों के मध्य जो संघर्ष चलता है उसको समाप्त करना। हड़ताल और तालाबंदी को पूर्णतः विरोध किया गया। अप्रैल 1927 में मजदूरों के अधिकार पत्र की घोषणा की गई। मजदूरों के हित को देखते हुए रविवार के दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। प्रत्येक मजदूर को सवेतन छुट्टी का अधिकार मिला। सामाजिक बीमा व्यवस्था की गई। इस तरह से मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिंडिकेट व्यवस्था रखी गई और कुछ आवश्यक सुधार किए गए। एक महत्वपूर्ण जो सुधार था उसने था निगमित राज्य की स्थापना। हमने देखा था कि जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी उसकी कठिनाइयों को देखते हुए कि उसका प्रभाव इटली पर न पड़े, उसके लिए भी मुसोलिनी ने कुछ प्रयास किए। 1933 में अंत में उसने राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से निगमित ढांचे में ढालने का प्रयास किया। समस्त जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसमें उनकी एक व्यवस्था करने के लिए, संगठित व्यवस्था करने के लिए निगमों की कॉरपोरेशन की स्थापना की जिसमें मालिकों और मजदूरों के बराबर के प्रतिनिधि रखे गए। ऐसे 22 निगम उसने स्थापित किए, 8 कृषि क्षेत्र के लिए, 8 उद्योगों के लिए और 6 यातायात, विभिन्न व्यवसाय और अन्य सेवाओं के लिए। प्रत्येक निगम उत्पादन के वितरण विक्रय तक की संपूर्ण व्यवस्था का नियंत्रित करता था। प्रत्येक निगम की एक पृथक कार्यकारिणी समिति थी जिसकी सदस्य संख्या उसके कार्यक्षेत्र के अनुसार निर्धारित की गई। सभी निगमों की कार्यकारिणी समितियों को मिलाकर राष्ट्रीय निगम परिषद का गठन किया गया जिसमें लगभग 500 सदस्य थे। इसकी एक केंद्रित निगम समिति भी थी और मुसोलिनी इस राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष था। 1938 के अंत में मुसोलिनी ने अंतिम कदम उठाया और उसके द्वारा चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ को समाप्त करके उसके स्थान पर फांसियों की और निगमों की एक सभा स्थापित की गई जिसमें 682 सदस्य रखे गए। इन सदस्यों में 450 से अधिक सदस्य निगमों के प्रतिनिधि थे और शेष सदस्य फासिस्ट दल के प्रधान कर्मचारी थे। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र की
प्रशासनिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए मुसोलिनी ने उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करी। आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को देखते हुए उसने इटली में जो सुधार करने का प्रयास किया, उसका परिणाम यह रहा कि इटली काफ़ी हद तक आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों से दूर रहा। इस प्रकार इटली में मुसोलिनी ने अपनी कूटनीति और अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए पूर्णतः अपना अधिनायक तंत्र स्थापित किया और उसके बाद अपनी गृह नीति और विदेश नीति का संचालन किया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मुसोलिनी ने अपनी गृह नीति के अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए। मुसोलिनी ने शक्ति के आधार पर अपनी जो सत्ता थी वो प्राप्त करी थी। उसने जनता को बड़े बड़े वादे किए थे। गणतंत्रवादी शासन की असफलताओं को दिखाते हुए उसने जो आश्वासन दिए थे वो उनको पूरा करना चाहता था। वो चाहता था कि यदि सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखना है तो जनता को जो उसने आश्वासन दिए हैं और जनता की जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उसकी जो गृह नीति थी उसका उद्देश्य था युद्ध और क्रांति के विनाशकारी प्रभावों से देश को मुक्ति दिलाना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और जो आर्थिक स्थिति थी इटली की, क्योंकि इटली पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा था और जब मुसोलिनी ने सत्ता संभाली थी उस समय गंभीर वित्तीय स्थिति का संकट का सामना कर रहा था इटली। तो वो सब चीज़ें देखते हुए उसको वो सभी समस्याएं दूर करनी थी। तो इनको देखते हुए उसने कुछ प्रयास किए अपने गृह नीति के अंतर्गत। और वो क्या क्या किए वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने वित्त मंत्री डी स्टेफानी की सहायता से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ प्रारंभ करी। उसने राज्य में कि जो व्यय था उसमें कटौती करके और नए नए कर लगा के 1925 तक बजट को संतुलित कर लिया, जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ की मुद्रा का मूल्य गिर रहा था वो स्थिर हुआ। रेलवे व्यवस्था में सुधार किया। रेलवे की प्रणाली जो अव्यवस्थित थी और उसमें जो घाटा होता था उसको समाप्त करने में मुसोलिनी की नीतियों ने काफ़ी प्रभावकारी भूमिका निभाई। मुसोलिनी देश की आर्थिक दशा को मजबूत करके इटली का आधुनिकीकरण करना चाहता था, लेकिन सबसे मुख्य बाधा क्या थी कि इटली में उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी अभाव था। देखा जाए तो संसाधनों के हिसाब से इटली एक गरीब देश था, क्योंकि वहाँ की भूमि का 2/3 भाग पर्वतों से घिरा हुआ था। उपजाऊ भूमि नहीं थी। जो खनिज पदार्थ थे वो समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। फिर भी मुसोलिनी अपने देश को स्वावलंबी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सहायता ली और इटली को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। अब आप देखिए कि उसने किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र की स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए इस पर। सबसे पहले मुसोलिनी ने अपने देश को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने क्या किया, हम जानते हैं कि भूमि कम थी और क्या थी, भूमि उपजाऊ भी कम थी। तो सबसे पहले उसने 1928 में ऊसर और जो दलदली भूमि थी उसको उपजाऊ बनाने के लिए, खेती योग्य बनाने के लिए योजना प्रारंभ करी। लाखों एकड़ जो दलदली भूमि थी उसको सुखवाया, कृषि योग्य बनवाया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया, सिंचाई के लिए बांध एवं नहरों का निर्माण कराया और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए बिजली उपलब्ध करवाई। इन प्रयासों से काफ़ी हद तक जो कृषि व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि आत्मनिर्भर नहीं बन पाया इटली, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी कम मात्रा में बाहर से निर्यात करना पड़ा। मुसोलिनी ने औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए, नए उद्योगों को प्रोत्साहित देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए। सिंडिकेट व्यवस्था जो उसने करी थी उससे काफ़ी सफलता मिली। नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, उनको संरक्षण प्रदान किया। 1930 में उसने विदेशी मोटर कारों पर आयात शुल्क को दोगुना कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो उसकी फिएट मोटर कंपनी थी उसका अत्यधिक लाभ हुआ। कोयले के अभाव की पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया कि आल्प्स
और जो एल्पाइन पर्वत हैं वहाँ से उनसे निकलने वाले झरनों से जल विद्युत का उत्पादन किया, जिसमें इटली को बहुत अधिक सफलता मिली। रासायनिक और बिजली के उपकरणों का निर्यात किया जाने लगा। जहाज निर्माण उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया गया। जब इस तरह से इतना सक्षम हो गया औद्योगिक क्षेत्र में कि उसके कई उद्योगों के लिए, वस्तुओं के लिए विदेशों से मांग होने लगी। इस तरह से उसने औद्योगिक विकास करके इटली को आत्मनिर्भर बनाया और आर्थिक उदारवाद की प्रक्रिया का अंत करके उसने कृषि, उद्योग, राजस्व आदि सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करके काफ़ी सुधार किए। इसी का परिणाम था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से इटली को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इसके अलावा उसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोक निर्माण प्रक्रिया का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तहत सड़कों, स्कूलों, घरों, बांधों, नहरों, बंदरगाहों का निर्माण किया गया ताकि लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके और देश के संसाधन भी विकसित हो सके। प्राचीन रोमन स्मारकों का पुनरुद्धार किया गया। सड़क व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, स्मारकों आदि के निर्माण पर जोर दिया गया। इस तरह से उसने इटली के निवासियों को अपने प्राचीन गौरव की याद दिलवा करके इटली की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और अपने राष्ट्र का जो एक संगठित राष्ट्र के रूप में इटली का निर्माण करने का प्रयास किया। अपनी गृह नीति के अंतर्गत अगला कदम जो था वो था पोप के साथ समझौता करना। समझौता क्यों करना चाहता था पोप के साथ? क्योंकि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए मुसोलिनी जो कुछ कैथोलिक जनता थी उनका समर्थन प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि इटली में काफ़ी संख्या में कैथोलिक लोग रहते थे। साथ ही दूसरे देशों के भी लाखों कैथोलिक लोग वहाँ पर निवास करते थे। उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी पोप के साथ समझौता करना चाहता था। तो हम लोग इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि अपनी गृह नीति को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ उसने अपनी विदेश नीति को भी किस प्रकार से लागू किया और सफलता प्राप्त करी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ध्यान से पढ़िए और हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।